शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मूसलाधार बारिश के बाद शहर का हाल बेहाल हो गया है। तेज बारिश के बीच देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में रात भर हुई भारी बारिश की वजह से सड़कें, मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आज सुबह इस पुल का एक हिस्सा टूटकर बह गया। देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित इस पुल का हिस्सा टूटकर बहा है। घटना फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास हुई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं यातायात की बहाली के लिए तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए कैसे इस जेसीबी की मदद से पुल के नीचे फंसे गाद और कचरे को बाहर निकाला जा रहा है, ताकि पानी का बहाव तेज हो सके। बेस बनाना था ना, वो सही ढंग से बनाया इन्होंने। पायों की मतलब उनकी जो चौड़ाई थी वो कम कर दी है। इस साइड में भी सारे में पानी घुस गया, सारे वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी डूब गई इधर। वहीं देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो चुका है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सुबह 5 बजे से ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, जिससे पूरा मंदिर परिसर पानी में डूब गया। और देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने के बाद कई लोगों के घर सैलाब में समा गए। जो लोग बेघर हो गए हैं उन्हें आश्रय की तलाश है। आपदा प्रभावित लोगों ने टीवी 9 संवाददाता अवनीश पाल को अपनी आप बीती सुनाई। ये जो मझाड़ा गांव है वहाँ के कुछ लोग हैं जो प्रभावित होने के बाद यहाँ से सुरक्षित स्थानों पे जा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम राजेंद्र भैया। कौन से गांव से? जी मझाड़ा गांव से हूँ। अच्छा, क्या स्थिति थी वहाँ पर? क्या है सर, वहाँ पे रात को 12:30 साढ़े 10 बजे के करीबन वहाँ पे बादल फटा, जिसकी तेज़ आवाज़ की वजह से हम फिर सारे लोग इधर गांव में एक साथ इकट्ठा हो गए, और जिसमें कि सुबह 4:30 बजे भी बादल फटा है, जिसमें से कि हमारे घर जो ये है नदी के बिल्कुल साइड में इधर को पानी कट गया घर की तरफ, जहाँ की 4 घर पानी में बह गए। कितना नुकसान अभी तक वहाँ पर हुआ है? सर नुकसान तो बहुत हुआ है, गिन नहीं सकते। इतना हुआ है कि पुल, घर हमारे सबसे फ्रंट में हमारे 3-4 घर थे, तो एक हमारा, एक ताऊ जी का, एक नाना जी और का है, वो सब चले गए। जगह जो काली गार्ड है जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, वहाँ कैसे हालात है? आखिर क्यों वहाँ पर टीमें नहीं पहुँच पा रही? पहली बात तो ये है कि वहाँ रास्ता ही नहीं है, टीमें जाएंगी कैसे? नदी आ रहा बहुत तेज़, नदी बहुत तेज़ आ रहा है, और जस्ट ये सामने पे ही हमारे गाँव के 3 लड़के मरे हुए, वो उसमें मले हुए दब गए। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। देहरादून के सहस्त्रधारा में सोमवार रात बादल फटने की घटना सामने आई है। देहरादून के सहस्त्रधारा के कालीगाड़ इलाके में हालात काफी नाजुक बने हुए हैं। बादल फटने की वजह से लोगों में दहशत है। काफी संख्या में फंसे लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी करीब 25 की संख्या में लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। एसडीआरएफ नदी में जलस्तर कम होने का इंतजार कर रही है, जबकि आपदा प्रभावित इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए बताया कि सभी को सुरक्षित बाहर निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है। मसूरी के कालीगाड़, मझाड़ा, गट्टीकौला, मकड़ेती, काठबंगला आदि क्षेत्रों में भारी वर्षा से बहुत नुकसान हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे जानकारी दी गई है, 9 कैजुअल्टी हुई हैं। 100 से अधिक लोगों को हमने वहाँ से निकाल कर स्कूलों में और होटल में रखा है। उनकी रहने खाने की भोजन की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और जो 25 लोग कालीगाड़ में फंसे हैं उनको निकालना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि वो मकान इस लायक नहीं है कि वहाँ पर लोग रह सकें। और देहरादून के सहस्त्रधारा में अब भी सैलाब की धार डरा देने वाली है। कई परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में गांव घर छोड़कर निकल पड़े हैं। सहस्त्रधारा के पुल से हमारे संवाददाता अवनीश पाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सहस्त्रधारा में लगातार टीवी 9 आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। इस वक्त हम उस पुल पे हैं। ये पुल अक्सर आपने किसी रील या किसी वीडियो में ज़रूर देखा होगा, और ये सामने वो नदी है जहां अक्सर गर्मियों के मौसम में यहाँ ये जो जगह है पर्यटकों से गुलजार रहती है। लेकिन जो कल रात को जो कालीगाड़ में जो बादल फटा है, उसके बाद का जो यह मंजर है, ये खौफनाक मंजर है। और आप देख सकते हैं कि जो नदी के किनारे जितने ये होटल और रेस्टोरेंट बने हुए थे, ये
पूरी तरीके से इस बरसाती पानी में जमींदोज हो चुके हैं। वो सामने आप देख सकते हैं जिस होटल की जो तस्वीरें जो वायरल हो रही थी, वही वो सामने वो होटल है जो पूरी तरीके से बरसाती पानी में जमींदोज हो चुका है। उसके आगे भी तमाम ऐसे होटल रेस्टोरेंट हैं जो इस नदी की चपेट में आने से पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। और अब इस जो यहाँ के जो हालात है, ये जो खौफनाक मंजर है, शायद इसको लेकर के काफ़ी अब जो पर्यटक हैं वो यहाँ ना आए। और अब ये देखने वाली बात होगी कि अब कब ये सहस्त्रधारा एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होगा। असम में विजिलेंस की टीम ने सिविल सेवा अधिकारी नुपुर बोरा के घर पर रेड की, जहां लाखों रुपए कैश और करोड़ों की ज्वेलरी बरामद की गई है। आखिर ये रेड किस केस में हुई है, इसके लिए ये रिपोर्ट देखें। पैसों से भरा बैग, पुलिस के साथ विजिलेंस की टीम और असम सिविल सेवा अधिकारी नुपुर बोरा का यह घर, तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही है। दरअसल असम सिविल सेवा के अधिकारी नुपुर बोरा के घर कल विजिलेंस विभाग की टीम ने रेड की थी, तो घर से 92 लाख रुपए कैश और 2 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई है। पैसों से भरे बैग की तस्वीर वही है जो नुपुर बोरा के घर से टीम को मिली। आप सोच रहे होंगे कि आखिर नुपुर बोरा के पास इतना पैसा कहां से आया। दरअसल नुपुर बोरा पर आरोप है कि उन्होंने बारपेटा जिले में अपनी पोस्टिंग के वक्त गैर कानूनी तरीके से हिंदू परिवारों की जमीनें मुसलमानों को दिलवाई, जिसके बाद राज्य में विवाद बढ़ गया। बस फिर क्या था, विजिलेंस की टीम नुपुर बोरा के घर पहुंची और छानबीन की, जहां 92 लाख रुपए कैश और 2 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद हुई। साथ ही नुपुर बोरा को विजिलेंस की टीम ने लगातार पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के केएमसी कॉलेज में आज उस समय माहौल बिगड़ गया जब 2 गुट आपस में भिड़ गए। आरोप है कि एबीवीपी के छात्रों ने एनएसयूआई के पूर्वांचल छात्र समर्थकों पर हमला कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होना है, माहौल पूरी तरह से सियासी रंग में रंग चुका है। ऐसे में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज कांग्रेस नेता अजय राय का डीयू के केएमसी कॉलेज में दौरा कार्यक्रम था, जहां पूर्वांचल से आए छात्र स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आरोप है कि उनके आगमन से ठीक पहले एबीवीपी ने हिंसा का सहारा लिया और एनएसयूआई के पूर्वांचल छात्र समर्थकों पर हमला किया, कार्यक्रम को बाधित करने की नाकाम कोशिश की। अजय राय ने छात्रों को एक वीडियो संदेश भेजकर आश्वासन दिया कि कोई भी डर या धमकी उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। वो इस समय कॉलेज की ओर आ रहे हैं और शीघ्र ही परिसर पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टरों के लग्जरी लाइफ पर शिकंजा कसाया। द्वारका पुलिस ने दिल्ली और एनसीआर में दबदबा बनाने वाले कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में बुलेट प्रूफ गाड़ियों समेत कई कीमती गाड़ियां जब्त की हैं। विवेक शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने दिल्ली एनसीआर में आतंक मचाने वाले गैंगस्टर्स पर बड़ी कार्रवाई करते हुए काफ़ी तादाद में लग्जरी गाड़ियां, हथियार और कैश बरामद किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस की द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने 25 लोकेशन पर 25 टीम के साथ एक साथ छापेमारी की थी। इस टीम में करीब 380 पुलिस के जवान मौजूद थे। छापेमारी के दौरान ऑडी और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां बरामद की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के द्वारका डिस्ट्रिक्ट के छावला थाने में और मेरे ठीक सामने जो आप फॉर्च्यूनर कार देख रहे हैं, इस कार को दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के ठिकाने से बरामद किया है और इसी तरह की एक ऑडी कार को भी बरामद किया है। और इस कार की खास बात यह है कि ये बुलेट प्रूफ कार है। दिल्ली पुलिस ने छापेमारी कर कई और अहम चीज़ें भी बरामद की है, जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ और वॉकी टॉकी भी शामिल है। 6 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कपिल सांगवान और विक्की ठक्कर से इनका संबंध है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां भी संभव हो सकती हैं। और भारत सरकार ने विदेशी ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अलग अलग राज्यों में करीब 16,000 ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। भारत में विदेशी ड्रग तस्करों के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। भारत में मौजूद 16,000 से ज्यादा विदेशी ड्रग तस्करों के खिलाफ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय अब नशा तस्करी में शामिल विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने की तैयारी कर रहा है। 6 से ज्यादा देशों के नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा। बांग्लादेश, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, घाना और नाइजीरिया के नशा तस्करों पर एनसीबी की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ये कार्रवाई कर रहा है। इन विदेशी नागरिकों पर आरोप है कि वो नशीली दवाओं की तस्करी से लेकर गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन तक के अपराधों में शामिल हैं। फिलहाल ये कई राज्यों के डिटेंशन सेंटरों में रखे गए हैं।
इन विदेशी तस्करों की सूची पहले ही गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों को सौंपी गई है। डिपोर्ट की प्रक्रिया नए इमिग्रेशन कानून के तहत की जाएगी। 16,000 विदेशी नागरिक ड्रग तस्करी, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन जैसे दूसरे मामलों में शामिल रहे हैं। इन विदेशी नागरिकों पर अलग अलग राज्यों में कार्रवाई की गई है। ड्रग्स के खिलाफ इंटरपोल ने भारत समेत 18 देशों में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस नशा विरोधी अभियान के तहत 386 गिरफ्तारियां हुई हैं और बड़े पैमाने पर नशे की खेप बरामद की गई है। ये नशे के विरुद्ध युद्ध का नतीजा है। ये मादक पदार्थों के समूल नाश करने की कोशिश की कड़ी है। ये सिर्फ शीशी, बोतल, बैकपैक में बंद ड्रग्स का नाश नहीं है। ये उस सोच पर चोट है जो समाज को बर्बाद कर रही है, जिन अवैध दवाओं की पुड़िया पीढ़ियों को बर्बाद कर रही है, जो लोगों को तबाह कर रही है। ऐसे शैतानों के खिलाफ इंटरपोल को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग तस्करी के खिलाफ इंटरपोल एक बड़ा ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन लायन फिश मियाग 3 है। ये ऑपरेशन सिर्फ 2 हफ्तों में भारत समेत 18 देशों में चलाया गया। इस ऑपरेशन के तहत 76 टन ड्रग्स बरामद की गई। ये ड्रग्स रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों में छिपाकर लाई जा रही थी। इस ऑपरेशन के तहत 386 गिरफ्तारी की गई। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $6.5 बिलियन है। इस ऑपरेशन के तहत कई किस्मों के नशीले पदार्थ बरामद हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार देश से ड्रग के खतरे को मिटाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय नारकोटिक्स टास्क फोर्स के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने पर जोर दिया। अब हमारी लड़ाई ड्रग का खुदरा व्यापार करने वालों को पकड़कर ड्रग के व्यापार को कम करने की जगह 3 प्रकार की कार्टेल, एक तो देश के सभी एंट्री पॉइंट पर जो कार्टेल ऑपरेट करती है वो, दूसरा एंट्री पॉइंट से राज्य तक वितरण की कार्टेल है वो, और तीसरा राज्यों में जो पान की दुकान तक या नुक्कड़ पर पुड़िया बनकर बेचने तक की एक कार्टेल है वो। ये तीनों प्रकार की कार्टेल पर कठोर आघात करने का समय आ गया है। और मैं मानता हूं वो तभी हो सकता है जब इस सभागार में बैठे हुए लोग, सभागार में बैठे हुए सभी प्रतिभागी ये तय करें कि लड़ाई हमारी लड़ाई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात बनती हुई नजर आ रही है। आज दिल्ली में यूएस के चीफ नेगोशिएटर ब्रैंडन लिंच और उनकी टीम के साथ वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक चल रही है। भारत की तरफ से चीफ नेगोशिएटर और उद्योग मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल और इनकी टीम इस बैठक में शामिल है। हालांकि आज की चर्चा आधिकारिक बातचीत का हिस्सा नहीं है। 6th राउंड की नेगोशिएशन से पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई है। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक भारत के साथ डील में कोई बाधा नहीं आने का भरोसा दिया गया है। आपको यह भी बता दें कि ट्रंप ने मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया था और दोनों महान देशों के सफल निष्कर्ष का विश्वास जताया था। पीएम मोदी ने भी कहा था कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं और स्वाभाविक साझेदार हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष पांडे। पीयूष, ये जो डील है वो बहुत अहमियत रखती है, इसके बीच में कई अड़चनें आई, लेकिन अब कौन से जो अहम बिंदु थे जिन पर विवाद था उन्हें क्या समझा जाए, उस पर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है? देखिए सुमेरा, जो 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच वार्ता चल गई थी, वो अब नई दिल्ली में आरंभ हो गई है। यानी कि सकारात्मक पहलू जो आया सीधे तौर पर पहले राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर अपना जवाब दिया और उसके बाद ये बैठक शुरू हुई। तो आज जो बैठक शुरू हुई द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर के, उसमें ये साफ तौर पर है कि दोनों देश आगे कदम बढ़ा रहे हैं। पहले चरण का जो BTA है उसको अंजाम तक नवंबर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था और अब उसको लेकर के बात आगे बढ़ रही है। और दूसरी बात, जो 5 चरण पहले किए जा चुके थे, मीटिंग उन पर हो चुकी थी, उसके बाद 6ठे चरण की जो मीटिंग सितंबर में होनी थी वो टल गई थी और अब उस 6ठे दौर की चर्चा पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। ये बहुत ही सकारात्मक है। दोनों देशों की तरफ से जो अधिकारी हैं वो चर्चा कर रहे हैं और इन दोनों पहलुओं पर
बातचीत हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है। अब देखना ये है कि आधिकारिक तौर पर जब इस मामले में सरकार का बयान सामने आता है तो कितनी प्रगति स्पष्ट तौर पर सामने आएगी, ये देखने वाली बात होगी। जी सुमेरा। जी बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी के लिए। बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने कथित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा के साथ साथ एक्टर सोनू सूद को तलब किया है। ईडी ने रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह और सोनू सूद को 1xBet नाम के प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में अगले हफ्ते अलग अलग दिन पेश होने को कहा है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत ईडी ने तीनों को अपने अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। अधिकारियों के मुताबिक उथप्पा को 22 सितंबर को, युवराज सिंह को 23 सितंबर को और सोनू सूद को 24 सितंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। जांच एजेंसी ने इस मामले में पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन से भी पूछताछ की है। इसके अलावा सोमवार को इस मामले में पूर्व टीएमसी सांसद और एक्टर मिमी चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज किया है। यह जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से संबंधित है। आरोप है कि इस सट्टेबाजी ऐप ने कई लोगों और निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है या भारी मात्रा में टैक्स की चोरी की है। वहीं कंपनी के अनुसार 1xBet सट्टेबाजी इंडस्ट्री में 18 सालों के अनुभव के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है। कंपनी के अनुसार ब्रांड से जुड़ने वाले ग्राहक हजारों खेल आयोजनों पर सट्टा लगा सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट और ऐप 70 भाषाओं में उपलब्ध है। और आईसीसी ने भारत पाकिस्तान मुकाबले के दौरान उठे नो हैंडशेक विवाद पर पीसीबी की मैच रेफरी हटाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। पीसीबी ने मैच रेफरी एंटी पाइकोफ को हटाने की मांग की थी। आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने की पीसीबी की मांग को आधिकारिक रूप से ठुकरा दिया है। इस तरह भारत से करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तान को एक और करारा झटका लगा है। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच के बाद नो हैंडशेक विवाद ने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय टीम के इस व्यवहार के लिए विरोध दर्ज कराया था। आईसीसी ने बीती रात ही पाकिस्तान बोर्ड को इस फैसले के बारे में बता दिया था। पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की इस मांग को स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल पीसीबी इस बात से नाराज है कि पाइक्राफ्ट ने कथित तौर पर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव से हाथ मिलाने से मना किया था। पाकिस्तान का मानना था कि रेफरी का यह कदम भारत की ओर से लिया गया था। हालांकि आईसीसी ने इस गलतफहमी को दूर किया है। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के मैदान पर मौजूद अधिकारियों ने पाइक्राफ्ट को पहले ही बता दिया था कि टॉस के समय हैंडशेक नहीं होगा, इसलिए उनका फैसला भारत की ओर से लिया गया कदम नहीं था। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर पर सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के खानदान का खात्मा हो गया था। टीवी 9 ने जो दिखाया था, अब मसूद के करीबी ने वही सबके सामने बताया है। वो एयर स्ट्राइक जिसे याद कर टेरर लैंड की कायनात कांप जाती है। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसे याद कर आतंकियों का कलेजा बैठ जाता है। हिंद के शूरवीरों का पराक्रम देखकर आज भी आतंकियों के गढ़ का जर्रा जर्रा ठहर जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के खानदान के खात्मे पर सबसे बड़ा कबूलनामा सुनिए। मसूद के करीबी से आतंकियों की बर्बादी का मंजर जानिए। 7 मई की तारीख मसूद अजहर कभी नहीं भूलेगा। ये वही दिन था जब मसूद के गुनाहों का हिसाब हुआ था। जैश के टॉप कमांडर इलियास कश्मीरी ने इस तकरीर में बताया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में मसूद के परिवार का खात्मा हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंद के वीरों ने मसूद अजहर के ठिकाने को तहस नहस कर दिया था। मसूद की टेरर फैक्ट्री का परिवार समेत दहन कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टीवी 9 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। सीमा पार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजे हथियार जब्त किए हैं। अंकित भट्ट की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बीएसएफ को आज बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान द्वारा ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो इस इलाके में करने की कोशिश की गई है। मैं मौजूद हूँ अरनिया सेक्टर में और यहाँ पर ही ड्रोन ड्रॉपिंग की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। सामने अगर आप देखें तो पाकिस्तानी पोस्ट भी आपको नज़र आएगी। वहीं आपको बता दें कि एक कंसाइनमेंट थी, उसको बीएसएफ की तरफ से रिकवर किया गया है। एक AK सीरीज़ राइफल, उसके साथ साथ मैगजीन जो है वो रिकवर किए गए हैं। आर्म्स एमुनेशन रिकवर किए
गए हैं। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के ज़रिए हथियार यहाँ की तरफ भेजे जा सके। लगातार पाकिस्तान की कोशिश भी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। आज सुरक्षा बलों को जैसे ही सूचना मिली कि इस इलाके में ड्रोन है, उसके बाद पूरे इलाके को यहाँ पर खंगाला गया और एक कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ पर रिकवर की गई, जिसमें AK सीरीज राइफल, उसके साथ साथ जो एमुनेशन है वो यहाँ पर रिकवर किया गया। और जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से सेब उत्पादकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मौसम की मार से भी सेब के व्यापारी परेशान हैं। अंकित भट्ट की एक और रिपोर्ट देखिए। जहां एक तरफ पूरी तरीके से नेशनल हाईवे ठप है, तो वहीं दूसरी तरफ सेब व्यापारी इस बात को लेकर परेशान है कि उनकी सालों की मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। मैं मौजूद हूं जम्मू की फ्रूट मंडी में और यहां पर जो सेब की गाड़ियां पहुंच रही हैं उसमें सेब का क्या कुछ हाल है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पे लगातार जो गाड़ियाँ पहुँच रही हैं वो कई टाइम पे पहले हॉल्ट थी, उसके बाद जम्मू पहुँचती है। जब जम्मू पहुँची तो वहाँ पे जब यहाँ पे सेब जो यहाँ पर बेच रहे थे, जो ट्रकें आ रही थी, उसमें से कितना ज़्यादा सेब बर्बाद हुआ है ये तस्वीरों में देख सकते हैं। जो सेब एक वक्त 1000 रुपये पेटी 1500 रुपये पेटी जाती थी, वो आज के समय अभी के समय में तकरीबन 200 रुपये 300 रुपये जा रही हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो सेब व्यापारियों को यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के औरैया में 50,000 का इनामी गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। इस महीने के पहले हफ्ते में पुलिस की चेकिंग अभियान में एक कंटेनर से 14 मृत गोवंश मिले थे। पुलिस ने इस मामले में 16 तस्करों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को गौ तस्करी के मास्टरमाइंड धर्मेंद्र यादव की कई दिनों से तलाश थी। पकड़े जाने के बाद पुलिस की गिरफ्त से भागने के बाद धर्मेंद्र यादव ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गौ तस्करी के मास्टरमाइंड के पैर में गोली लगी। घायल होने के बाद पुलिस ने इसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। इसी महीने की 5 और 6 तारीख को पुलिस ने इटावा रोड पर सामपुर मोड़ के पास एक कंटेनर पकड़ा था, जिसमें 16 गौवंश मृत मिले थे। इस मामले में पुलिस ने 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मास्टरमाइंड धर्मेंद्र यादव वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने गौ तस्करी के मास्टरमाइंड पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। लगातार दबिश देने के बाद पुलिस ने इसे औरैया के पास ही गिरफ्तार किया था, लेकिन बाथरूम जाने के बहाने इसने पुलिस की गिरफ्त से फरार होने की कोशिश की। इसने पुलिस पर फायरिंग भी की थी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने के बाद ये पकड़ा गया। यूपी के बरेली में हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की जान बाल बाल बच गई। हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। देखिए, सड़क किनारे ये कार खड़ी है। कुछ देर बाद यहां से 2 पुलिसकर्मी बाइक से गुजरते हैं। सामने से एक पिकअप वैन आ रही है। पुलिसकर्मियों को शायद इस बात का अंदेशा हो जाता है कि पिकअप वैन के चालक की नजर सामने नहीं है। बाइक सवार पुलिसकर्मी बाइक रोक देता है, लेकिन फिर भी पिकअप वैन चालक दोनों पुलिस वालों को टक्कर मार देता है। एक पुलिसकर्मी तो काफी दूर तक घसीटता नजर आया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल पुलिसकर्मियों की मदद की और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है। घटना बरेली के आंवला थाना इलाके की है। पुलिस पिकअप वैन चालक से पूछताछ कर रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पिकअप वैन चालक हादसे के वक्त मोबाइल पर व्यस्त था, जिसकी वजह से उसकी नजर सामने नहीं पड़ी और यह भीषण हादसा हो गया। और पीएम मोदी को उनकी यात्राओं के दौरान मिले तमाम उपहारों की नीलामी कल से शुरू होगी। इससे मिले फंड्स का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना के लिए होगा। TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सरकार ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट बनाया है pmmementos.gov.in। उसमें इन तमाम 1300 वस्तुओं की सूची है, उनके बारे में पूरी जानकारी है, उसकी कीमत वहाँ पर लिखी हुई है। देश के आम नागरिक
जो प्रधानमंत्री से प्रेम करते हैं, ऐसे तमाम लोग उन उपहारों को खरीद सकते हैं जो प्रधानमंत्री को मिले हैं। इस बार जो ये मंत्रालय है उसने ये तय किया है कि जो लोग भी प्रधानमंत्री को मिलने वाले इन मेमेंटोज़ को खरीदेंगे उनको एक अलग से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें ये बताया जाएगा कि इन्होंने प्रधानमंत्री को मिले हुए इन उपहारों को खरीदा है। और बड़ी बात यह है कि जो भी पैसे इन नीलामी के जरिए सरकार के पास आएंगे उन तमाम पैसों का इस्तेमाल नमामि गंगे परियोजना के लिए किया जाएगा। तो एक बड़ी कोशिश 2019 में की गई थी और ये हर साल निरंतर उसी तरीके से चलती रही है। वंतारा पर सवाल उठाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वंतारा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने कहा है कि वंतारा में नियमों का पालन हो रहा है। देखिए पूरी खबर। वंतारा पर आरोप लगाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से जवाब मिल गया। कुछ लोगों को आपत्ति थी कि वंतारा में नियमों की अनदेखी हो रही है, जानवरों का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब इस केस में रिलायंस फाउंडेशन की बड़ी जीत हुई है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने वंतारा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप और जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वंतारा में जानवरों की खरीद बिक्री नियमों के दायरे में हुई है। एसआईटी ने इस मामले की जांच की है। उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली और हम उसी पर भरोसा करेंगे। अब इस मामले को बार बार उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वंतारा मानहानि का मुकदमा करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं कोर्ट के फैसले पर वंतारा के प्रवक्ता ने कहा कि हम अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी के निष्कर्षों का स्वागत करते हैं। वंतारा हमेशा से बेजुबानों के प्रति प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक रहा है।